एजिंग तो आनी ही आनी है। So it is a matter of fact that the body of multicellular animals undergo the process of progressive deterioration called aging. The science of aging is called as gerontology, science of aging. तो इसी तरह से मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ, फर्स्ट ईयर और इंटर से लेकर जितने भी ऐसे लॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं डेफिनेशन वाइज, ये सारी चीजें आप याद करेंगे, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आ सकती है। द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज जेरोंटोलॉजी, ठीक है, इसको आप याद करेंगे। और उसके बाद in the process of aging the cell start to break down structurally and functionally, which lead to the structural changes and ultimately the loss of different functions of the body. तो ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी जैसे चेंजेस आती हैं, ये सारी, जैसे फेस पे रिंकल आना है, हेयर का जो कलर है वो भी चेंज हो जाना, तो ये सारी पिगमेंटेशन डेवलपमेंट, सो आप ये पढ़ लेना, याद कर लेना। ओरिजिन या इसकी रीजन क्या है, कि जेनेटिक ओरिजिन है। जेनेटिक ओरिजिन की मीनिंग है एक एजिंग जीन होता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक एजिंग जीन होता है जिसकी एक्टिवेशन जो काफी साल जिस तरह से हो जाते हैं 40-50 साल, उसके बाद जो वो एक्सप्रेस होता है, तो उसके बाद वो एजिंग रिलेटेड जितनी भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। एक बार ये अभी मॉडर्न रिसर्च की बात है, एग्जैक्ट इसकी मैकेनिज्म क्या है हमें नहीं मालूम, या अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम कि इसकी क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। बट एक जैसे एक्सपेरिमेंट हैफिल्क और लियोनार्ड हैफिल्क और पॉल मूर हेड ने जिन्होंने किया था, इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर एक ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल है उसको आप कंडीशन देंगे तो उसमें 50 टाइम्स डिवाइड होने की सलाहियत है, उसके बाद सेल डिवीजन नहीं होगी। तो आपको पता है कि सेल डिवीजन के हवाले से आपने पढ़ा है कि जैसे माइटोटिक सेल डिवीजन या ये होती है कि जैसे अगर कोई सेल स्किन है या इसी तरह इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, कोई अगर ब्रेकेज या इंजरी है तो उसको रिप्लेस करने के लिए माइटोटिक सेल डिवीजन होती रहती है। अगर माइटोटिक सेल डिवीजन ना हो और इसकी ऐसी इंजरीज या कोई ब्रोकन पार्ट या डिजनरेटेड अगर वो पार्ट उसको रिपेयर करने की सलाहियत नहीं होगी तो फिर यकीनन फिर एजिंग अंदर होती जाएगी। जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है, डीएनए हमेशा एक्सपोज टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो उसकी वजह से डीएनए के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। जैसे हम चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज, उसमें काफी सारी हमने हेडिंग्स इसे पढ़नी है, उसमें आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लास में, तो आपने देखा होगा डीएनए डैमेज भी हो सकता है ओवरऑल, जिसे कहते हैं म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन कहते हैं। अगर उसमें कोई सडन ऐसी चेंज आ जाती है तो फिर उसकी वजह से भी एजिंग हो सकती है, और ये मौजूद है। और बॉक्स के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन मौजूद है, 2 एंजाइम्स का जिक्र है। दो एंजाइम कौन से हैं, एक है सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज का एंजाइम का जिक्र है और दूसरा एंजाइम है केटालेज एंजाइम। केटालेज एंजाइम का जिक्र है इस बॉक्स के अंदर कि जैसे एजिंग होती जाएगी तो ये दोनों एंजाइम की जैसे प्रोडक्शन है इस तरह से इनकी कम होती जाती है। तो सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज क्या है, इसका काम होता है सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन जो रेडिकल होता है उसको फ्री ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ केटालेज एंजाइम। तो ये दोनों एंजाइम की जो प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता अगर कम होती जाएगी तो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है, प्रोसेस है, वो रुक जाता है। जाहिर है डिटॉक्सिफिकेशन का अमल रुक जाएगा तो ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फंक्शंस हैं उनमें जैसे तब्दीली आती जाएगी, कम फंक्शन लेस एंड लेस। इस कंडीशन को ओवरऑल हम कहेंगे कि ये जो है अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो एजिंग भी हो सकती है, जल्दी जल्दी एजिंग हो सकती है। दोनों एंजाइम का जो रोल है, फंक्शन है, आप नोट करेंगे और इनको याद भी करेंगे कि सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम का काम क्या है और केटालेज एंजाइम का काम क्या है। उसके बाद हम जैसे रीजनरेशन हम पढ़ेंगे। रीजनरेशन की हेडिंग ये है कि इसमें एक डेफिनेशन है। नंबर 2, रीजनरेशन कौन कौन से एनिमल में होती है, किन किन पॉइंट्स पे होती है, इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं। एक चीज हमेशा आप जहन में रख लें, जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कभी कभार स्किन के अंदर कट लगती है इत्तेफाक से, तो स्किन दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, वो हीलिंग हो जाती है। अगर ये फिंगर की कोई टिप कट जाती है तो वो वापस दोबारा रीजनरेट नहीं होती है। इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, उसमें जैसे इनर लाइनिंग है वो डैमेज होती रहती है मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, वो दोबारा से जैसे रीजनरेट वहां पे होती रहती है। बट जिस तरह से अगर इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन कट होता है तो वो नहीं बनती है। तो ह्यूमन बीइंग में सर्टेन एरियाज के अंदर जो है रीजनरेशन की एबिलिटी मौजूद है। वक्त आपने जैसे वाल लिजर्ड देखा होगा, उसका अगर कभी कभार जो टेल कट जब हो जाता है तो चंद दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो टेल आ जाता है। तो ब्रोकन और लॉस्ट पार्ट की जिस तरह से रीग्रो करने की जो एबिलिटी होती है तो हम उसे कहते हैं रीजनरेशन। कहते हैं सवाल ये पैदा होता है कि वाल लिजर्ड के अंदर पूरा नया टेल बन रहा है,
बट अगर कोई हायर ऐसे एनिमल्स हैं उनके अंदर अगर ऐसा टेल जिस तरह से